भाग 5। सिंहराज जेल से छूट गया, लेकिन जेल से छूटने का आनंद लेश मात्र भी नहीं रहा। जेल में रहते समय कई प्रकार के व्यक्तियों से उसका परिचय हुआ। महाखूनी, डाक, चोर, पियक्कड़, लुच्चे, लफंगे, जुआखोर, राजनीतिक नेता, देशभक्त, विप्लवकारी, बेकसूर, नादान, सज्जन आदि आदि कई प्रकार के लोगों से उसका निकट का परिचय हुआ। उनकी आत्मकथाओं को सुनकर सिंहराज बिलख बिलख कर रो उठा। उसकी समझ में नहीं आया कि मानव इतनी अधोगति में क्यों है और कैसे है। इतने अन्याय, अधर्म और अत्याचार को कैसे सहन कर रहा है। जेल से छूटने के बाद कुछ समय के लिए सिंहराज का दिमाग खाली बना रहा। कहाँ जाना चाहिए और क्या करना चाहिए, उसकी समझ में नहीं आया। अब सबसे बड़ी समस्या भूख की है। जेल में रहते समय जो भी कूड़ा करकट मिलता था, उससे पेट भर लेता था, लेकिन अब स्वयं पेट भरने का उपाय करना चाहिए। आहार को कहाँ ढूंढें। बदकिस्मती से उस समय देश में अकाल पड़ा था। अकाल की दुर्भर परिस्थितियों को एवं हाहाकारों को देख सुनकर सिंहराज की हालत पागल सी हो गई। उसे इतना क्रोध आया कि समस्त मानव लोक को ही भस्म कर दे। इस आवेश के कारण वह ज्वर पीड़ित सा थर थर कांप उठा। उसी हालत में उसने सारे देश का भ्रमण किया। इस भ्रमण में उसे कई बातों का पता चला। इस साल पिछले वर्षों की अपेक्षा देश में फसल की पैदावार काफी अधिक हुई। यह अकाल जिसके कारण देश की बुरी हालत हो गई है, अनाज के अभाव के कारण नहीं। कुछ स्वार्थी और धन पिपासु लोगों ने सारा अनाज खरीदकर अपने गोदामों में भर लिया और अनाज का भाव इतना बढ़ा दिया कि साधारण मानव उसे खरीद नहीं सकता। ऐसे संकट के समय सरकार को जनता की सहायता करनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से सरकार भी ऐसे चोर डाकुओं के हाथ में है जो जनता का खून चूसने के आदी रहे हैं। एक ओर जनता अनाज के अभाव में भूखों मर रही थी, तो दूसरी ओर गोदामों में अनाज सड़ रहा था। चोर बाजारी पर किसी की रोक नहीं। व्यापारी खुले हाथों लूटमार कर रहे थे। न कोई पूछने वाला और पूछने पर न कोई जवाब देने वाला था। अचानक देश भर में युद्ध की विभीषिका की चेतावनी के कारण हलचल मच गई। युद्ध की तैयारियों की गड़गड़ाहट से सारा देश गूंज उठा। आक्रमणकारियों का सामना कीजिए, अपने देश को बचाए आदि नारे सब जगह सुनाई पड़ रहे थे। सर्वत्र यही सब दिखाई दे रहा था। सिंहराज ने एक आदमी से पूछा, आखिर यह युद्ध क्यों, कौन किससे युद्ध कर रहा है। उस आदमी ने इधर उधर देखकर डरते डरते जवाब दिया, ये खानों और कच्चे माल के मार्केट के लिए। सिंहराज की समझ में नहीं आया कि वो ये बात कहने के लिए क्यों डर रहा है। उसे निकट आड़ में बुलाकर बात को विस्तार से समझाने का निवेदन किया। महाशय, आप तो नए ढंग से पूछ रहे हैं। थोड़ा भी सोचेंगे तो बात किसी की भी समझ में आ जाएगी। आप कहीं सरकारी आदमी तो नहीं है न? नहीं तो। उस आदमी ने एक लंबी सांस छोड़कर यूं कहना शुरू किया, वैसे इस हलचल का कोई वास्तविक कारण नहीं है। हमारे देश में, संभवतः आप भी इसी देश के हैं, उद्योग धंधों का काफी विस्तार हुआ है। देश भर में कई कारखाने खोले गए हैं। नाम के वास्ते कई उद्योगपति हैं, किंतु सारा व्यापार 5-6 लोगों की मुट्ठी में है। उन्हें कच्चा माल सस्ते से सस्ते दाम में मिला और सस्ते दामों में मजदूर भी मिले। इसके कारण जरूरत से ज्यादा उत्पादन हो गया, लेकिन देशी लोगों के पास खरीदने के लिए पैसा नहीं है, क्योंकि उनकी आमदनी में ज्यादा हिस्सा सरकार ही कर के रूप में वसूल कर लेती है। इसलिए उत्पाद्य वस्तुओं का निर्यात होना चाहिए। इन वस्तुओं को खरीदने वाले देश चाहिए। तो इस छोटी बात के लिए युद्ध की क्या जरूरत है? सिंहराज ने पूछा। हाँ, बता रहा हूँ, धीरज धरिए। सारे संसार में ये काम 4-5 बड़े बड़े देश ही कर रहे हैं। उन्हें सस्ते दामों में कच्चा माल चाहिए और उत्पाद्य वस्तुओं के लिए मार्केट। इसलिए वे आपस में युद्ध करते रहते हैं। अर्थात ये युद्ध करोड़पति व्यापारियों के बीच में हो रहा है। तो करोड़पति आपस में लड़ मरें, सामान्य जनता में ये हलचल क्यों? सिंहराज ने कहा। वो व्यक्ति क्षण भर के लिए हंस पड़ा। बोला, आप तो बिल्कुल भोलभाले लग रहे हैं। यंत्र के जन्म लेते ही 90% लोगों का काम यंत्र करता है, अर्थात 90% लोग बेकार हो गए।
ये बेकार लोग कुछ न कुछ आंदोलन करते रहते हैं। पूंजीपतियों द्वारा संचालित सरकारें उनमें से कुछ लोगों को सेना में भर्ती कर लेती है और शांति और सुरक्षा के नाम पर सरकार का विरोध करने वालों का दमन करती हैं। इस काम के लिए अपार सुरक्षा बल चाहिए, भयंकर हथियार चाहिए। हथियारों के उत्पादन के लिए कारखाने बनेंगे। फिर वही लोगों की बात, मुनाफा तो पूंजीपतियों के हाथ, सेना में भर्ती होकर प्राणों की आहुति देना सामान्य जनता के हाथ। ये विषचक्र यही नहीं, सभी देशों में है। सामान्य जनता युद्ध की ज्वाला में राख बनती जा रही है। उधर करोड़पति दिन ब दिन और धनवान बनते जा रहे हैं। सिंहराज चकित और अवाक रह गया। उस व्यक्ति ने कहा, शायद आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है। ऐसी बात तो नहीं, बात तो बिल्कुल सच है। अगर लोग सेना में भर्ती न हों तो ये तो संभव नहीं है। सामान्य जनता रोटी और कपड़े के लिए तरस रही है। अगर वे सेना में भर्ती हो जाते हैं तो उन्हें इन दो चीज़ों की कमी नहीं रहती है। और फिर कुछ देश तो सेना में भर्ती होने को अनिवार्य बना देते हैं। वे कहते हैं, ऐसा करना देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। जो इसका विरोध करते हैं उन्हें देशद्रोही और विप्लवकारी कहकर खूब सताया भी जाता है। प्रचार के सभी साधन, नियम विधान, न्यायालय सभी सरकार के हाथ में होते हैं। ऐसी हालत में तुम या मैं क्या कर सकेंगे। सिंहराज का सारा शरीर आग बबूला हो गया। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। वह आदमी कहता जा रहा था, देश कौन सा है, युद्ध किन दो देशों के बीच में और क्यों हो रहा है, किसी भी सैनिक को मालूम नहीं। एक दूसरे को मार रहे हैं, खुद राख बन रहे हैं और अपने ही साथी को राख बना दे रहे हैं। इस महाविनाश से, इस मारण कांड से करोड़पति सोना बटोर ले रहे हैं। सिंहराज होंठ काटने लगा, उसकी मुट्ठियां कसने लगी और आंखों से अंगारे निकलने लगे। दोनों के बीच में खामोशी छा गई। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में झांका। दोनों ने सिर झुका लिए।